प्रेसिडेंट है उसको उसकी वाइफ के साथ उसके कैपिटल से मतलब किडनैप करके। एक विशेषज्ञ है हमारे नीतीश जी, इनसे बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स में भी जो हमारा सा टॉपिक है। हम वेनेजुला के ऊपर बात करेंगे आज कि आप बताइए कि ये जो वेनेजुला में चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पर है ये कंट्री, यूएस को क्यों है इसमें इंटरेस्ट, बाकी कंट्रीज के साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके ऊपर कुछ अपना एक बताइए कि आप क्या, आपका एनालिसिस क्या बोलता है। जी बिल्कुल, अभी ये रिसेंट का जो मुद्दा उठा हुआ है कि जो यूएस मिलिट्री ने वेनेजुला पे पहले उन्होंने सही तरीके से उनको घेरा चारों तरफ से, फिर उसके बाद अभी कल उस पे अटैक किया है वेनेजुला पे। तो यूएस का कहना ये है कि जो यूएस में जो ड्रग्स का सप्लाई होता है वो वेनेजुला से आता है, जबकि रियलिटी में जो ड्रग्स आते हैं यूएस में, वेनेजुला से सिर्फ 0.5 से लेकर के 1% ड्रग्स ही वहां से आता है उसके देश में। बाकी का जो नियर बाय कंट्री है जैसे मेक्सिको वगैरह हो गया, तो वहां से लोग बड़ी जल्दी आते जाते रहते हैं, तो वहां से ड्रग्स बहुत ज्यादा आता है यूएस में। तो मेन मुद्दा जो यहाँ पर है वो ड्रग्स नहीं है, वो यहाँ पर है कि वेनेजुला का जो ऑयल रिजर्व है उसको यूएस हथियाना चाहता है। तो अब ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वेनेजुला नाम बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई देश भी है। हम लोग ऑयल के बारे में सुनते हैं तो रशिया दिमाग में आता है, ईरान दिमाग में आता है, इराक दिमाग में आता है, आपके दुबई वगैरह सब दिमाग में आते हैं कि सऊदी ऑयल का देश है ये वो। लेकिन वेनेजुला ऐसा देश है कि उसके पास दुनिया के जितने भी देश हैं, जितना ऑयल रिजर्व उनके पास नहीं है, अकेला उनके पास इतना सारा रिजर्व है। तो इतना ज्यादा बिलियंस डॉलर का ऑयल रिजर्व उनके पास पड़ा हुआ है। तो लेकिन वो सैंक्शन ऑलरेडी यूएस ने उनके ऊपर बहुत पहले से लगा रखा है, तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, वो ओपनली सबको बेच नहीं सकते हैं अपना ऑयल। ठीक है, इसलिए इंडिया को रशिया पे डिपेंड होना पड़ रहा है ऑयल के लिए। और इंडिया बहुत बड़ा बायर है ऑयल का, क्योंकि इंडिया के आसपास ऑयल्स नहीं है, इंडिया दूसरे देश से खरीदता है। अब इतनी बिलियन की पॉपुलेशन है इंडिया में, इसको चलाने के लिए ऑयल तो चाहिए कि पेट्रोलियम के बिना कैसे चलेगा, सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी। तो अब जैसे ही अगर वेनेजुला पे अटैक हुआ है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसको उसकी वाइफ के साथ उसके कैपिटल से मतलब किडनैप करके लेके चले गए। तो पहले तो उन्होंने यूएस ने यहाँ पर दिखाया अपनी सुपरमेसी, अपनी पावर का एग्जांपल शो किया उन्होंने कि देखो हम तुम्हारे देश से तुम्हारे प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि छोटा देश भी हो ना, तो उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो भी बहुत सिक्योर रखा जाता है उनको, क्योंकि उन देश की कमान उनके हाथ में है। लेकिन यूएस ने उनको पूरा किडनैप करके वहां न्यूयॉर्क लेके गए, अपने देश में यूएस में लेके गए, और वहां के कोर्ट में अब उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। तो अब यहाँ पर ये इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे ये सेट किया है कि अगर आप बहुत सुपर पावर हो, अगर बहुत मिलिट्री आपकी बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो आप छोटे मोटे देश को डरा धमका सकते हो, क्योंकि वेनेजुला यूएस के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। पावर विंस, हाँ, पावर विंस है ना। तो अब वही जो है, अब ये एग्जांपल चाइना भी यूज कर सकता है आपका। ताइवान का तो बहुत टाइम से केस चल रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि ताइवान क्या है भाई, कब्जा कर ले, हमारा क्या जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है इसमें एज ए इंडियन, एज ए ग्लोबल। अगर हम देखा जाए, अगर चाइना ने ताइवान को कब्जा कर लिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना, सबका दाम स्काई रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया का 85% जो सेमीकंडक्टर बनता है ना, जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगते हैं, वो वहां से आता है। अगर उस पर कंट्रोल हो गया चाइना का, तो चाइना फिर उसके ऊपर डोमिनेट करेगा, फिर वो इजिली किसी को नहीं देगा। वो इस तरह से भी सिल्वर का बहुत ज्यादा जो रेट देख रहे हो आप बढ़ा दिया है। तो ये सारे ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं ये रेट, ये जो देश होता है ना उसके सप्लाई डिमांड का खेल चलता है कि सप्लाई को वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है तो रेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो सारा जो गेम है ना यहाँ पैसा कमाने का है, कि देश सोच रहा है कि मैं किस तरह से पैसा कमाऊं। तो अब जो अमेरिका ने ये चीज किया है वेनेजुला के ऊपर, अब देखते हैं इसके ऊपर और देश की क्या प्रक्रिया दिखाती है इसके ऊपर। और उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ नॉर्मलाइज स्टेबलाइज हो जाए, नहीं तो फिर इससे ग्लोबल वॉर का खतरा बहुत ज्यादा बनेगा। तो ये वेनेजुला जो ये कंट्री है, आपने जो बताया बहुत अब इंटरेस्ट एक बढ़ रहा है कि ये वेनेजुला है कहाँ पर, ये क्या एशियन कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ये अमेरिकन कंट्री है। देखिए हमारे वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में टोटल 192 रजिस्टर्ड कंट्री हैं जो यूएन के अंदर लिखित में है। ठीक है, बाकी 200 से ज्यादा देश हैं, ऐसे छोटे मोटे सब देश बहुत सारे हैं, 200 से ज्यादा देश हैं। तो वेनेजुला उसमें से एकमात्र ऐसा देश है जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जैसे आपने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े हैं ना, कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पढ़े हैं आपने। तो उसमें से जो साउथ अमेरिका है वहां पर ये एक देश है। जैसे आपने इसका नाम बहुत सुना है मेसी वगैरह का, तो जो अर्जेंटीना से है ना मेसी, तो उसके बगल उसके ऊपर में ही आपको ये देश पड़ेगा वेनेजुला का। ब्राजील का
पड़ोसी है ये तो वेनेजुला। ये ब्राजील, मेक्सिको, वेनेजुला ये सारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नहीं, अंदर है। मेक्सिको आपका वो नॉर्थ अमेरिका में आ गया क्योंकि वो अच्छा, ऊपर में आता है। ओके और जो ओके। वेनेजुला हो गया, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, चिले हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं, यहाँ अर्जेंटीना हो गया, ये सारे आपके उस आइलैंड उसके अंदर आते हैं, उस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। ओके ओके जी। ओके। तो वेनेजुला के ऊपर किया तो क्या वहां से कुछ रिग्रेशन, कुछ वो लोग क्या कर रहे हैं अब? सिर्फ ये है कि हाँ फिर तो से अब यूएस आ जाएगा वहां पर, यूएस जैसे तो अब अफगान लेकिन को इन्होंने, हम्म। अफगान को पूरा का पूरा अब कंट्रोल देखिए किया। क्या होता है कि यहाँ पर कि अब यूएस मतलब बहुत पावरफुल है, नो डाउट, इसमें उन्होंने वो चीज दिखाया है करके बहुत बार एग्जांपल दिया है। लेकिन यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे देशों में, फिर वहां से आतंकवादी वगैरह निकलने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं, क्योंकि आप उस देश का जो गवर्नमेंट है जो चल रहा है उसको आप अस्थिर बना दे रहे हो, इनस्टेबल कर दे रहे हो उसको। तो अनस्टेबल होने के बाद क्या होता है, लोगों को कोई सेफ्टी नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होता, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे बढ़ जाते हैं, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा। क्योंकि आपने जो बॉम्ब हुआ है वो कोई सिविलियन पे बॉम्ब नहीं हुआ है, जितने भी वहां पे मिलिट्री ऑफिसेज हैं, मिलिट्री का जितने भी हेडक्वार्टर्स है उसको बॉम्ब किया है। और इस तरह से है कि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर किया था इंडिया ने, उसी तरह से उससे भी खतरनाक उसमें उन्होंने बॉम्ब किया है उसको। तो और पूरी जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन था सबको तहस नहस कर दिया है। तो और वेनेजुला तो वैसे भी बहुत छोटा सा देश है, तो वो क्या ही रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो ये जिस तरीके का अभी का वर्ल्ड है जिसमें हर चीज है तो ऑनलाइन मीडिया में सब कुछ दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये भी जैसे रशिया यूक्रेन इतने टाइम से युद्ध चला, इसराइल और हमास का इतने टाइम से युद्ध चला, तो क्या अभी हमने सुनने में आया था कि कोलंबिया एंड थाईलैंड इनका भी एक युद्ध चला, तो क्या ये वेनेजुला का भी एक युद्ध चलेगा? और नहीं, कोई आएगा यूएस के साथ तो इसका युद्ध नहीं चलेगा लंबे समय तक, क्योंकि हाँ वेनेजुला का जो सपोर्ट है वो रसिया से मिलता है, लेकिन रसिया ऑलरेडी एंगेज है यूक्रेन के साथ वॉर में, तो उसको वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो तो हम समझ सकते हैं कैप्चर हाँ ये होने के पूरे हाँ, तो चांसेस कैप्चर लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि यूएस को फिर वहां पे सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और यूएस के छत्र छाया में आगे तो वो लोग भी नसीब वाले समझेंगे, लेकिन यूएस ऐसा करेगा नहीं। तो यूएस वहीं सिर्फ के वहां का किसी रिसोर्स लेना चाहता है वहां बस। का ही कोई प्रेसिडेंट ये बनाएगा जो हाँ इनके कहने पे हाँ, पूरा उनके काम कहने से करेगा। इनके इशारों पे चले, तो ये करना चाहेगा वो कि उसका ये कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए वहां पे जो अपोजिशन के लीडर वगैरह हैं, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, तो वो देश चलता रहे। ओके। तो इससे जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो ऑयल एंड पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं वो हाई होने के हाँ chances बिल्कुल, हैं। ये भी अब देखिए ना, क्योंकि जितने भी डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किए हुए हैं, लकीली उन्होंने सारे जो भी काम किए हुए हैं सारे सैटरडे को ही किया है, क्योंकि उन्हें पता है सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, और मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मंडे को मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने वाला है। तो जो भी पहले से ही उन्हें जो भी उनके इनसाइडर्स लोग होते हैं उनको पहले से ही पता होता है, इसलिए वो लोग कॉल शॉर्ट करके रखते हैं बहुत ज्यादा, तो ताकि उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सके। ओके। तो अब ये जो वेनेजुला की मार्केट आपने बताया, तो वेनेजुला पे इतने रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद क्या वेनेजुला अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं, रिसोर्सेज हैं जो एक्सपोर्ट करता है और हाँ, बहुत सारी चीजें करता है, छुपा छुपा के बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, देश होते हैं, वो ओपनली कोई चीज उनसे नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शन के अंदर है। आप खरीदोगे हमसे ताल्लुकात बनाओगे तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा अमेरिका, ठीक है, तो फिर आप यूएस के साथ व्यापार नहीं कर पाओगे। तो इंडिया जो था पहले ही बायर था वेनेजुला का ऑयल का, कम रेट में मिलता था, लेकिन सैंक्शन के बावजूद वो खरीद नहीं सकता कि भाई जो कंपनी खरीदेगा इनसे ऑयल। अब कौन सी कंपनी खरीदती है इंडिया में ऑयल? रिलायंस है और इंडियन ऑयल है, यही सबसे ज्यादा बाहर से सारे ऑयल वगैरह इंपोर्ट करती है। तो अब उसके ऊपर सैंक्शन लग गया तो भाई तुम अब इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया का जो बिजनेस है रिफाइनरी का, हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो सारा अपने यूज के लिए नहीं रखते हैं, हम बाहर भी सेल करते हैं उसको। तो फिर आप अगर खुद से सेल करोगे तो आपसे दूसरी कंपनी नहीं खरीदेगी, आप किसको बेचोगे? पाकिस्तान को थोड़ी बेचोगे, आप बेचोगे जर्मनी को बेचोगे, जितने यूरोपियन कंट्रीज है जो अच्छी इकोनॉमी है, जहाँ पे परचेसिंग पावर ज्यादा है, उसको बेचोगे ना आप, आस पड़ोस के देश को तो बेचोगे नहीं आप, तो फायदा नहीं होगा आपको फिर। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान कॉमन जनता का हो जाता है। बिल्कुल, अभी देखिए अब अगर जैसे ये हो गया, तो अब इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाला देश अगर ऐसे उसमें आ जाएगा, यूएस के सारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्या इलिटरेसी भी कहीं ना कहीं कारण है जो इस कंट्री की ऐसी अभी हालत हो रही है? जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज को देखते हैं जिनमें लिटरेसी की वजह से नहीं, वेनेजुला इंडिया से बहुत साफ है, बहुत अच्छा देश है। ओके ओके जी, तो लिटरेट है सारी चीजें। हाँ बिल्कुल। तो इतनी इतनी छोटी, हाँ यहाँ पर ये है ना, देखिए क्या होता है
कि जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं, हम बोलते हैं हमें इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दो, हमें ये बना दो, हमें वो बना दो, हमें नहीं रहना यूनाइट होकर के। तो भाई तो अगर यूनाइट नहीं रहोगे ना तो ऐसे ऐसे देश, ऐसे वैसे देश चोंच फैलाए बैठे हुए हैं, आपको कब निगल लेंगे ना। वो तो सिर्फ बात ये है कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स बना के देखो, आप देखो आपको कैसे अपने देश में शामिल कर लेते हैं। कर रहा है ना भी, चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बना रहा है ना ब्रह्मपुत्र के कारण, कि हम भाई इसको भी ले लेते हैं अपने कब्जे में। देखो ले तो वही तो, अगर पावर नहीं तो अभी इंडिया के पास पावर है इसलिए। हाँ, वही तो पावरफुल, वही तो हम कहते हैं कि हमें क्यों मिलिट्री में स्पेंड करना चाहिए, हमें बजट क्यों बढ़ाना चाहिए, हमें लड़ाई का ये करके क्या करेंगे हम। तो भाई अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो अड़ोसी पड़ोसी आपको धोखा बेच के खा जाएगा। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। बिल्कुल। तो वही है कि हमें यूनाइट वही रहना है सारे स्टेट्स को। तो मतलब एक तरीके से ये कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कहते हैं कि 28 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं जिनको यूनाइट करके पूरा बना। तो ये वही है कि जैसे हमारे 28 स्टेट्स जो हमारे हैं इंडिया के, तो इन्हीं को अगर हम कहते हैं कि यूनाइटेड इंडिया, अब इन्हीं में से कोई कहे कि मैं अलग होना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई भी राष्ट्र स्टेट है, अगर बोलता है हम अलग होना चाहते हैं, हम ये होना चाहते हैं, तो अलग खाली पेपर पे नहीं होता है। अलग आप इंसान के तौर पे अगर करते हो तो बहुत सारे क्लासेस ऐसे होते हैं। जैसे भी इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, या फिर इंडिया और बांग्लादेश का जो बंटवारा हुआ है, पहले तो सब एक ही देश थे ना, तो क्लासेस देखो कैसे चल रहे हैं इतने सारे। तो वेनेजुएला जो है ये सी से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है या फिर बहुत बड़ा इसका नहीं, बहुत सारा जो इसका एरिया है वो सी से है, तभी इनके पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व है। और ये यूएस से दूर है, मतलब ये नहीं कि उसके टच में बॉर्डर में है, तो ऐसा भी नहीं है। तो वहां से जो है एक पन्नमा कैनाल करके रास्ता गुजरता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और बहुत सारा ट्रेड उस रास्ते से होता है। तो मतलब कि बहुत सारी शिपमेंट जो होती हैं, क्योंकि हमारे आमतौर पे यूज करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसका 90% जो सामान आता है ना, वो सारा शिप से ही आता है। तो अगर वहां पे कंट्रोल हुआ तो फिर उससे सारी चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये जो पनामा कैनाल बताई आपने, ये वही वाली कैनाल है जो इजिप्ट से होके निकलती है, और सुएज कैनाल है, सॉरी वो नहीं, बहुत सारे ऐसे कैनाल हैं आपके। सुएज कैनाल हो गया, नहीं सुएज कैनाल में अभी कुछ टाइम पहले एक वो फंस गया था ना, शिप जो आ रहा था वो उसकी ओर। यहाँ पे यमन, यहाँ पे जो यहूदी रिबल्स वगैरह है ना, वो लोग वहाँ कंट्रोल करते हैं, कि मतलब हर रास्ते पे होता है ना, जैसे हम लोग टोल प्लाजा लगा देते हैं, वैसी तरह शिप में भी, ओशियन में भी ऐसा होता है कि वो लोग कंट्रोल करते हैं, लोकल का कब्जा रहेगा। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो वेनेजुएला के इस जो अभी चल रहा है सिनेरियो, इससे ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी में भी बहुत नुकसान हमें, मतलब मंडे को क्रैश देखने को मिल बिल्कुल, मंडे को मार्केट क्रैश होगा, और इसमें मतलब कि ये होगा कि बहुत पैसा डूबेगा लोगों का। तो मतलब बहुत सोच समझ के अभी ग्लोबल मार्केट को रिसर्च करके इतनी जगह, और यूएस कर भी इसलिए रहा है ना, क्योंकि यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। उन्हें हर साल $1 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन है, और यूएस को सिर्फ $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। यानी कि इंडिया की जीडीपी का 1/3 जो पोर्शन है, 1/4 पोर्शन, वो सीधा उनको खाली इंटरेस्ट पे करना है। तो वो कहां से लाएगा पैसा? तो ऐसा लगता है कि कभी यूएस भी क्रैश हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। तो अभी तो उसी के कगार पे है ना यूएस, क्योंकि इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो रिसेशन वही तो आने वाला है कि अगर मंदी आएगी तो पूरी तरह से जो भी अभी सारे जो प्राइसेस दिख रहे हैं हमें, गोल्ड के, सिल्वर के, स्टॉक मार्केट के जितने भी हैं, तो ये करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कौन सी कंट्री यूएस को फिर ऐसा हो सकता है कि चुनौती दे दे और खड़ी हो जाए सामने एक ग्लोबल इकोनॉमी में? नहीं, अगर ग्लोबल क्रैश आता है तो वो तो फिर सारे देश को पीछे लेके जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग मार्केट में, हम लोग जैसे मान लीजिए इंडिया में रहते हैं हम लोग, तो उसी तरह से हर देश में हर लोग नागरिक रहता है। तो क्या होता है कि हम जितना हमारे पास पॉकेट में पैसा है उतना हम लोग कहीं चीजों में खरीदते हैं, रियल एस्टेट हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया या गोल्ड हो गया, किसी भी चीज में हम लोग लगाते हैं पैसा। लेकिन जो बाहर जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत हार्ड मनी है, ठीक है, जैसे बहुत सारी जो कंपनीज के जो मनी को इधर उधर सर्कुलेट करते हैं, तो उन सब का जो पैसा होता है ना, वो ऐसे देशों में लगता है जहां से उनको इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा हो। तो वो अपने देश से भी ब्याज उठा करके, क्योंकि उनको वहां ब्याज बहुत कम रेट पे मिल रहा है, तो वहां से वो ब्याज उठा करके पैसा उठाते हैं, फिर ऐसे देशों में लगाते हैं जहां से उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर उनके खुद के देश में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे? तो वो सोचेंगे कि हम क्यों रिस्क पे पैसा उठाएं, हम क्यों हम देश में दूसरे देश में लगाएं पैसा। इससे अच्छा जैसे हो गया ना, हम लोग बोलते हैं कि हमें लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लोन हमें बहुत सस्ता मिल रहा हो तो इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, क्योंकि हमें फायदा मिलेगा।